हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे T3 और T4 हार्मोन के फंक्शंस के बारे में, हमने इसके फंक्शंस में 4 पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि T3 और T4 जो होता है वह बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यह बॉडी टेम्परेचर को भी प्रभावित करता है कि मेटाबॉलिक गतिविधियां इंक्रीज करेगा, तो जिससे हीट जनरेशन की प्रक्रिया बढ़ेगी और इससे बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ावा मिलता है। तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा था कि यह इरिथ्रोपोइसिस घटना को स्टिमुलेट करके आरबीसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। और चौथा इफेक्ट हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के ऊपर, और मेटाबॉलिज्म में हम तीनों तथ्य समझ चुके थे कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव है, फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 फंक्शंस के बाद में आज हम 5वां फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे T3 और T4 का 5वां फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन द CVS, इफेक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर प्रभाव की बात करते हैं। CVS पर प्रभाव को अगर समझना है तो एक सिंपल तथ्य दिमाग में सोचें कि अगर ये हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता होगा तो क्या मेटाबॉलिक गतिविधियां बढ़ने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता और ब्लड सप्लाई की आवश्यकता बढ़ती होगी या कम होती होगी। तो उसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक रेस्टिंग अवस्था में, मान लिया चेयर पर बैठा हुआ हूं, तब मुझे ज़्यादा ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड है, या फिर अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी माना कि रनिंग कर रहा हूं, उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो आपका सिंपल सा जवाब यही होगा कि सर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान ज़्यादा ब्लड सप्लाई और ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड रहने वाली है। तो वैसा ही यहां पर होता है कि T3 T4 ने बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दिया है, शरीर में मेटाबॉलिक गतिविधियों को इंक्रीज किया है। तो इसकी वजह से यह हार्ट के ऊपर प्रभाव ये डालने वाला है कि यह हार्ट के अंतर्गत रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों को इंक्रीज करवाता है। रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की रेट, और साथ ही साथ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जितना फोर्सफुली हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी दर को भी इंक्रीज करवाने वाला है। मीन्स रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोथ बिकम्स इंक्रीज। अब बात करते हैं कि अगर T3 और T4 रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों को बढ़ा देता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की पल्स पर क्या प्रभाव होगा और व्यक्ति के ब्लड प्रेशर पर हमारे T3 T4 का क्या इन्फ्लुएंस होगा। तो यहां सिंपल सा तथ्य समझें कि अगर हमारे T3 और T4 ने आकर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाया है तो इसका मतलब पल्स को भी इंक्रीज करवाता है, और साथ ही साथ अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा है, हार्ट ज्यादा तेज गति से और ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कार्डियक आउटपुट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जिससे ब्लड प्रेशर में भी स्लाइटली इंक्रीजमेंट देखने को मिलने वाला है। तो यहां एक और बात क्लियर करें, यहां हम यह नहीं कह रहे हैं कि T3 और T4 के बनने से किसी पेशेंट को टैकीकार्डिया या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होंगी। हम सभी व्यक्तियों के अंदर T3 और T4 नॉर्मली मात्रा में बनता है। तो क्या हम सब में ऐसी पल्स बढ़ जाने वाली या बीपी बहुत ज़्यादा हो जाने वाली बीमारियां हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्मोन अगर सामान्य मात्रा में रहेगा तो यह कॉन्ट्रैक्शन की दर को स्लाइटली इंक्रीज करने वाला है कि अगर हार्ट 70 बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो हार्मोन अगर रिलीज होगा तो उसके इन्फ्लुएंस में थोड़ा ज़्यादा 75-80 कॉन्ट्रैक्शंस तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं ब्लड प्रेशर पर भी स्लाइटली परिवर्तन देखने को मिलता है। डिजीज जैसे ज़्यादा घातक प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। घातक प्रभाव एक केस में देखने को मिल सकते हैं, और वो एक केस है कि अगर किसी व्यक्ति में बीमारी के फलस्वरूप अगर T3 और T4 की मात्रा बहुत एक्सेसिव बनने लग जाए, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति में हाइपरथायरॉयडिज्म हो, T3 और T4 बहुत ज़्यादा हो, तब जाकर पल्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि और ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा वृद्धि के फलस्वरूप टैकीकार्डिया और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर व्यक्ति हेल्दी है, T3 और T4 की मात्रा नॉर्मल रेंज में है, तो पल्स में स्लाइटली इंक्रीमेंट और ब्लड प्रेशर में भी केवल स्लाइटली परिवर्तन ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम इसके छठे प्रभाव के बारे में। T3 और T4 के फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, हम छठा फंक्शन बात करने वाले हैं, इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहां हम डिस्कस करते हैं
कि हमारे T3 और T4 का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव को समझना है तो यह भी आप उसी सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हम रेस्टिंग अवस्था में हैं तब हमारे शरीर की ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है या फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ने के दौरान, तो आपका जवाब होगा कि सर अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, अगर शरीर में मेटाबॉलिक गतिविधियां ज़्यादा हैं तब जाकर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। तो अब ध्यान दें, T3 और T4 ने शरीर में मेटाबॉलिज्म पर क्या किया था, तो शरीर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दिया था। तो यहां पर मेटाबॉलिज्म बढ़ने पर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ेगी और उस डिमांड को पूरा करवाने के लिए हमारा T3 और T4 हार्मोन जो होता है वह रेट ऑफ रेस्पिरेशन में भी स्लाइटली इंक्रीमेंट लाने वाला है। मींस T3 T4 रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर भी यह प्रभाव डालता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को स्लाइटली इंक्रीज करवा देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन पर प्रभाव के बाद में इसका 7वां प्रभाव हम पढ़ते हैं कि 7वां फंक्शन क्या है। इसका 7वां फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन द जीआईटी ट्रैक्ट। अब इसका अगला फंक्शन है कि यह जीआईटी ट्रैक्ट को भी प्रभावित करता है। अब जीआईटी ट्रैक्ट पर क्या प्रभाव है उस बारे में बात करते हैं। जीआईटी ट्रैक्ट के ऊपर इस हार्मोन का प्रभाव यह है कि यह जीआईटी ट्रैक्ट में होने वाले सभी प्रकार के मूवमेंट और साथ ही साथ जीआईटी ट्रैक्ट में निकलने वाले सिक्रीशन, इन दोनों को ही हमारा T3 और T4 हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज करवा देता है। ध्यान दें, हम यहां पर फंक्शंस पढ़ रहे हैं T3 और T4 हार्मोन के, और T3 और T4 हार्मोन का 7वां फंक्शन हमने लिखा था इफेक्ट ऑन जीआईटी। उसमें हमने तथ्य लिखा है कि यह T3 और T4 हार्मोन जीआईटी ट्रैक्ट में जितने भी मूवमेंट है और जो भी सिक्रीशंस है, और मूवमेंट और सिक्रीशन का तात्पर्य भी क्लियर करें। मूवमेंट से मतलब है कि हमारा जीआईटी ट्रैक्ट में जो पेरिस्टाल्टिक गतिविधियां होती हैं वो तो हो गए मूवमेंट, और सिक्रीशंस की बात करें तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जितने भी एसिड जो भी हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं उन सबको हम जीआईटी ट्रैक्ट के सिक्रीशंस मानते हैं। तो हमारा T3 और T4 हार्मोन जीआईटी ट्रैक्ट पर यह करेगा कि इन सभी मूवमेंट और सिक्रीशंस को बढ़ावा देगा, जिससे यह डाइजेशन की प्रक्रिया को भी इंक्रीज करता है, ज्यादा फूड डाइजेशन को बढ़ावा देता है। क्लियर? तो यहां पर T3 T4 का जीआईटी ट्रैक्ट पर भी इंफ्लुएंस याद रखें। हम आगे बढ़ते हैं। जीआईटी ट्रैक्ट के बाद में इसका अगला प्रभाव होता है इफेक्ट ऑन द सीएनएस। सीएनएस का मतलब सभी जानते होंगे, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां पर हम नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन पर T3 और T4 के इन्फ्लुएंस की बात करने वाले हैं। अब T3 और T4 का ब्रेन पर इंफ्लुएंस समझना है तो एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना होगा कि T3 T4 जो होता है ब्रेन के ऊपर दोहरा प्रभाव रखता है। दोहरा प्रभाव का मतलब यह है कि इन चाइल्ड एज ग्रुप हमारे T3 और T4 का ब्रेन पर इंफ्लुएंस अलग था, और हमारे एडल्ट एज के दौरान हमारे अंदर ब्रेन के ऊपर T3 और T4 का इंफ्लुएंस अलग होने वाला है। अब ध्यान दें कि चाइल्ड में और एडल्ट में अलग अलग इन्फ्लुएंस क्या है। तो ये इन्फ्लुएंस होता है कि जब एक न्यूबॉर्न पैदा होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, तब आप ये सभी जानते हैं कि उसका मानसिक विकास जो है, उसके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से नहीं हुआ होता है। मीन्स बच्चा जन्म लेगा तब उसका ब्रेन थोड़ा इमेच्योर होगा, लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बीतेगा, बच्चा 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल का जब होगा तब धीरे धीरे उसका ब्रेन विकास करने लगेगा, उसका मानसिक विकास होने लगेगा। तो अब बात करते हैं कि जो न्यूबॉर्न के अंदर शुरुआती सालों के दौरान जो ब्रेन का आकार भी बढ़ता है और बच्चे का मानसिक विकास भी जो होता है वह T3 और T4 हार्मोन के प्रभाव में ही होता है। तो ध्यान दें, बच्चों के अंदर तो हमारे हार्मोन ने क्या करवाया है, हमारे इस T3 और T4 हार्मोन ने ब्रेन का डेवलपमेंट करवाया है। ब्रेन का डेवलपमेंट करवाया है इस चाइल्ड के अंदर।
अब ब्रेन का डेवलपमेंट का तात्पर्य भी क्लियर कर लें। न्यूबॉर्न था तो ब्रेन का विकास पूरी तरह नहीं हुआ था, ब्रेन इमेच्योर था। फिर बच्चा पैदा होने के बाद ब्रेन के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होगी, उसकी मानसिक योग्यता में भी धीरे धीरे वृद्धि होगी, और इन सभी कामों के लिए जो हार्मोन अत्यंत आवश्यक है वो होता है T3 और T4। तो क्या ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन में वृद्धि होने के लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी नहीं है? तो इसके लिए आपको पुराना जो हमने टॉपिक पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन के संदर्भ में, वो क्लियरली याद होना जरूरी है। द ग्रोथ हार्मोन डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन द ब्रेन, ऑन द जेनिटल ऑर्गन्स, ऑन द हेयर्स एंड नेल्स। ब्रेन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कभी भी ब्रेन जेनिटल ऑर्गन के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसका मतलब अगर मानसिक विकास होना है तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन जरूरी नहीं है, लेकिन मानसिक विकास अगर होना है, ब्रेन का डेवलपमेंट अगर होना है, तो T3 और T4 हार्मोन अत्यंत आवश्यक होने वाला है। यहां पर एक बात क्लियरली याद रख लें, फिजिकल ग्रोथ के लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? तो जवाब होगा ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा सवाल होगा कि मेंटल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? तो होने वाला है T3 और T4। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर तो T3 T4 था, उसने मानसिक विकास करवा दिया, पर हम ये सभी जानते हैं कि लगभग बच्चे का जो मानसिक विकास होना है उसका लगभग 90% तक ब्रेन डेवलपमेंट तो 2 साल की उम्र तक ही हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें कि जब बच्चे की उम्र 2 साल की होने लगती है, 2 साल की उम्र तक बच्चे का जितना मानसिक विकास होना है उसका 90% तक विकास हो चुका होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे कुछ उम्र बढ़ने तक रिमेनिंग जो 10% ग्रोथ है वह धीरे धीरे होने वाली है। अब बात करें हमारे अंदर कि हम अगर मान लीजिए 27, 25, 30 साल के आसपास के हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे अंदर क्या T3 और T4 ब्रेन को प्रभावित करता है कि नहीं करता? हम यहां पर ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि अगर T3 और T4 मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार है, तो दिमाग में ये सवाल आता है कि हमारे अंदर तो मानसिक विकास जितना होना था वो इतनी उम्र तक हो चुका है। मीन्स हमारे ब्रेन को तो जितना आकार ग्रहण करना था, जितना IQ लेवल मानसिक योग्यता ग्रहण करनी थी, वो तो हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट अब तक हो चुका है। तो क्या हमारे अंदर अब भी T3 और T4 ब्रेन को प्रभावित करता है? तो बिल्कुल करने वाला है। हमारे अंदर T3 और T4 का प्रभाव यह है कि यह हमारे ब्रेन को अब अलर्ट और एक्टिव बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या करने वाला है? ब्रेन को अलर्ट, एक्टिव और कंसंट्रेटेड बनाए रखता है। मीन्स आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर बना रहे, आपका ध्यान लगा रहे, ब्रेन अलर्ट और एक्टिव रहे, ये फंक्शन होता है आपके T3 और T4 हार्मोन का। क्लियर? तो दोनों एज ग्रुप में जीवन के अलग अलग पड़ाव पर ब्रेन के ऊपर T3 और T4 का प्रभाव याद रखें। सबसे पहला, जब बच्चा पैदा हुआ है तब ब्रेन का डेवलपमेंट करवाना, ब्रेन का विकास करवाना, ये T3 और T4 का फंक्शन था। जब ब्रेन पूरी तरह विकसित हो जाएगा उसके बाद भी T3 और T4 का फंक्शन हमारे जीवन भर जारी रहेगा, और हमारे अंदर अब T3 और T4 जो है वह CNS के ऊपर यह प्रभाव डालता है कि यह हमारे ब्रेन को अलर्ट, एक्टिव और कंसंट्रेटेड बनाए रखता है। क्लियर? तो इसी तथ्य से आप बीमारी के केस में लक्षणों को भी थोड़ा याद रख सकते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति में T3 और T4 कम हो गया है, मान लिया जाए हमारे अंदर T3 और T4 कम हो जाए, तो हमारे ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाएगा? तो जवाब होना चाहिए सर, ब्रेन का डेवलपमेंट तो जितना होना था उतना तो हो ही गया है। क्लियर? तो फिर हमारे ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब हमारे ब्रेन में अगर T3 और T4 पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे तो हमारी अलर्टनेस, ब्रेन की एक्टिवनेस और कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी। व्यक्ति बहुत सुस्त दिखाई देने वाला है, बहुत लिथार्जिक दिखाई देगा। क्लियर? तो इस प्रकार एबनॉर्मलिटी को भी कोरिलेट करने की कोशिश करें कि अगर हार्मोन पर्याप्त मात्रा में है तो ब्रेन बहुत अलर्ट और एक्टिव रहता है, कंसंट्रेशन बनी रहती है, और अगर हार्मोन बीमारी के केस में नॉर्मल की तुलना में कम हो जाए तो व्यक्ति बहुत सुस्त रहता है, ब्रेन बहुत एक्टिव नहीं रह पाता है, लिथार्जिक कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्लियर? तो ये था CNS के ऊपर प्रभाव कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ग्रोथ
T3 और T4 हार्मोन बच्चों में और एडल्ट एज ग्रुप में अलग अलग इन्फ्लुएंस रखने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने 8 फंक्शंस पढ़े, अब हम बात करने वाले हैं T3 और T4 के नवे फंक्शन के बारे में। और T3 और T4 का नवा फंक्शन होता है इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी वेट। यह बॉडी वेट को भी प्रभावित करता है। अब यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि हमारा T3 और T4 जो है वह बॉडी वेट मीन्स शरीर के वजन को कैसे प्रभावित कर सकता है, और अगर प्रभावित करता भी है तो यह शारीरिक वजन को बढ़ाता होगा कि कम करता होगा, इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां ध्यान दें, हम डिस्कस कर रहे हैं T3 और T4 के फंक्शंस, और T3 और T4 के फंक्शंस में हमने 9th फंक्शन लिखा है कि यह हार्मोन हमारे बॉडी वेट को इन्फ्लुएंस करता है। अब बॉडी वेट पर इन्फ्लुएंस मीन्स वजन बढ़ाएगा कि कम करेगा, इसे भी आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोचें तो आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, वो ध्यान दें। हमने ये पढ़ा था कि हमारा T3 और T4 हार्मोन जो होता है शरीर में मेटाबॉलिक गतिविधियों को इंक्रीज करता है। मीन्स जो भी जमा पूंजी है, जो भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, चाहे टिश्यूज में फैट जमा है, उन सभी के ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है। उन सभी को तोड़ तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अगर T3 और T4 नॉर्मल हार्मोन बनता रहेगा, अगर वो फैट को जो टिश्यूज में जमा है उन्हें तोड़ता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में बॉडी वेट पर प्रभाव के अंतर्गत वजन में वृद्धि होगी या कमी होने वाली है। तो यहां ध्यान दें, हमारा T3 और T4 हार्मोन शरीर का वजन एक्सेसिव मात्रा में बढ़ने से रोकता है और शरीर के वजन को कम करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। कम कैसे करवाया? T3 और T4 हार्मोन आया, उसने शरीर में जो भी जमा फैट थी उसे तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू किया। टिश्यूज में जितना कम फैट जमा रहेगा, जितना टूट टूट कर बाहर निकलेगा, उतना वजन में गिरावट आने वाली है। तो T3 और T4 हार्मोन बॉडी वेट पर प्रभाव ये डालता है कि यह वजन में थोड़ी कमी करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बॉडी वेट को कम करने के अलावा इसका अगला इन्फ्लुएंस होता है ऑन स्केलेटल मसल्स। किसके ऊपर प्रभाव होने वाला है? ऑन स्केलेटल मसल्स मीन्स जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनके ऊपर भी हमारे T3 और T4 का इन्फ्लुएंस रहने वाला है। अब स्केलेटल मसल पर क्या प्रभाव है इसके बारे में सिंपल याद रखें। हमारे स्केलेटल मसल के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, स्मूथली काम को पूरा करने के लिए T3 और T4 का होना बहुत जरूरी है। मीन्स हमारी स्केलेटल मसल जो हाथ पर की मसल हैं वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करती रहें, एक स्मूथ और एक सामान्य कॉन्ट्रैक्शन बना रहे, उसके लिए भी T3 और T4 का नॉर्मली बना रहना जरूरी है। अगर T3 और T4 नॉर्मल की तुलना में कम होगा तो हाथ पैर की मसल जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं। और वहीं अगर हम कहें कि हार्मोन जरूरत से ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा, ट्रेमर्स तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम यहां मानते हैं कि अगर T3 T4 नॉर्मल रेंज में है तो यह स्केलेटल मसल्स के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में भी सहायक होता है। न तो कॉन्ट्रैक्शन को कमजोर होने देगा और न ही कॉन्ट्रैक्शन को हाइपरटोनिक मतलब ट्रेमर्स आने देगा। T3 T4 का नॉर्मल बना रहना स्केलेटल मसल के नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन में सहायक होता है। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल पर प्रभाव के बाद में इसका अगला इन्फ्लुएंस होता है ऑन स्लीप। मीन्स व्यक्ति की नींद पर भी आपके T3 और T4 का इन्फ्लुएंस रहने वाला है। अब बात करते हैं कि नींद पर क्या प्रभाव होगा। मीन्स T3 T4 ज्यादा नींद लाएगा, मीन्स व्यक्ति को नींद इनिशिएट करवाने में मददगार साबित होगा, या फिर व्यक्ति को नींद कम करवाएगा, ब्रेन को अधिक एक्टिव रखेगा। तो यहां पर इस सवाल का जवाब हमने अभी ही पहले पढ़ा था कि हमने पिछले पॉइंट के अंदर पढ़ा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के ऊपर इसका प्रभाव यह था कि यह हमारे ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव बना रहा था। मीन्स अगर T3 और T4 पर्याप्त मात्रा में होगा तो यह ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव बनाता है, और अगर ब्रेन अलर्ट और एक्टिव रहेगा तो यह नींद ज्यादा लाएगा कि कम लाएगा, तो यह नींद की संभावनाओं को कम करता है। क्लियर? तो इसका मतलब फिर दिमाग में सवाल क्रिएट हुआ कि सर अगर T3 और T4 नींद को कम करता है तो फिर हमें नींद आती क्यों है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि T3 और T4 का
सामान्य व्यक्ति में जो रिलीज देखने को मिलता है यह पूरे 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में अर्ली इन द मॉर्निंग रिलीज होता है। कब रिलीज होगा, ध्यान दें, यह भी सवाल आ चुका है कि पूरे 24 घंटे में T3 और T4 ज्यादा मात्रा में कब बनता है, तो वह अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। वहीं पिछला ग्रंथि में जो पिट्यूटरी ग्रंथि हमने पढ़ी उसमें ग्रोथ हार्मोन में भी हमने जिक्र किया था कि ग्रोथ हार्मोन पूरे दिन में ज्यादा कब बनता है, तो वहां पर आंसर था इनिशियल स्टेज ऑफ स्लिप के दौरान, नींद के शुरुआती फेज में रात को 12, 1, 2 बजे के आसपास ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन बनता है। जबकि T3 और T4 का जिक्र आए तो यह अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा बनता है। अब क्या होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 6-7 बजे के आसपास अगर T3 T4 ज्यादा बनेगा, फिर पूरे दिन तक हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे। 7 बजे जो भी उठते हैं हम समय पर, एक नॉर्मल समय पर उठकर हम फिर दैनिक गतिविधियों में लग जाते हैं। व्यक्ति जो काम पर जा रहे हैं, जो भी रोजगार कर रहे हैं, उन कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर फिजिकल एक्टिविटी पूरे दिन तक करेगा तो उसके अंदर धीरे धीरे T3 और T4 यूटिलाइज होने लगेगा, इस्तेमाल होने लगेगा। इस्तेमाल होगा तो शाम तक T3 और T4 की मात्रा धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगेगी और फिर व्यक्ति को एक नॉर्मल नींद महसूस होती है और उसमें नींद आने वाली है। तो ये नहीं सोचें कि T3 T4 बनता ही रहेगा तो 24 घंटे में व्यक्ति कभी सोएगा ही नहीं। उसका भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है कि जनरली T3 और T4 मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में, अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और फिर वो पूरे दिन की फिजिकल एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल होता रहता है। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग ये कहते आए हैं कि आपको अगर पढ़ाई करनी है, अगर आपका ब्रेन को अलर्ट एक्टिव रखना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में अच्छी याददाश्त रखनी है, तो आपको सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा आपने सुना होगा। तो उसके पीछे का सिद्धांत जो है वो T3 T4 का लॉजिक है कि सुबह के समय में T3 और T4 का लेवल स्लाइटली ज़्यादा होता है, जिससे ब्रेन की अलर्टनेस और एक्टिवनेस ज़्यादा बेहतर रहती है। इसलिए सुबह में पढ़ाई में ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है, थोड़ी याददाश्त बेटर रह सकती है। यह थोड़ा व्यक्ति विशेष पर भी डिपेंड करता है कि हो सकता है आपको सुबह सुबह तो नींद आती हो, शाम को ठीक पढ़ाई होती हो, वो अपना व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। लेकिन सुबह के समय में T3 और T4 का लेवल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है अर्ली इन द मॉर्निंग में। अब बात करी हमने नींद के ऊपर प्रभाव के बारे में कि यह ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव रख के नींद की संभावनाओं को कम करता है, और इसका आखिरी फंक्शन जो है वो ये देखा गया है, दैट इज इफेक्ट ऑफ T3 एंड T4 ऑन द सेक्सुअल फंक्शनिंग। अब यहां पर ध्यान दें इस 12th फंक्शन के बारे में, 12वें फंक्शन के बारे में, कि T3 और T4 का सेक्सुअल फंक्शनिंग पर इंफ्लुएंस होता है। अब यहां एक बात समझनी होगी कि हम ये जानते हैं अब तक कि सेक्सुअल फंक्शनिंग के ऊपर हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हो गया, FSH, LH, इन हार्मोन्स का प्रभाव रहता है कि सेक्सुअल फंक्शनिंग नॉर्मल होनी है, सुचारू रूप से ठीक से होना है, तो इन हार्मोन्स का नॉर्मल होना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक अप्रत्यक्ष तौर पर T3 और T4 का कोई डायरेक्ट रोल तो नहीं माना गया है कि डायरेक्टली T3 और T4 जाकर सेक्सुअल फंक्शनिंग में ऐसा क्या योगदान देने वाले हैं। ऐसा कोई डायरेक्ट लॉजिक अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। लेकिन T3 और T4 के केस में यह जरूर माना गया है कि जब भी T3 और T4 का लेवल नॉर्मल की तुलना में गड़बड़ाता है, गड़बड़ाता मतलब किसी में कम हो जाता है या किसी में ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्सुअल फंक्शनिंग के डिस्टरबेंस वाले भी सिम्टम दिखाई दिए। मतलब यह है कि अब तक के मरीजों में या रिसर्च में यह सामने आया है कि जितने भी थायराइड की बीमारी वाले मरीज हैं, मान लीजिए कोई फीमेल है जिसको थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, उसके अंदर यह जरूर देखने को मिलता है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है या एमेनोरिया हो गया है, ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। वहीं मेल के अंदर देखें तो जितने भी थायराइड बीमारी वाले मरीज मिलते हैं उनके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और जैसी सेक्सुअल परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो इन तथ्यों को देखकर ऐसा माना गया है कि T3 और T4 सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए जरूरी होना चाहिए। डायरेक्ट लॉजिक नहीं है। डायरेक्ट लॉजिक से मतलब यह है कि हमने रिप्रोडक्टिव का पूरा पाथवे अगर हम पढ़ते हैं, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो, उनके अंदर तो कहीं बीच में हमारा T3 और T4 जाकर अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। लेकिन इतना जरूर मालूम चल पाया है अब तक
कि अगर T3 और T4 डिस्टर्ब होगा तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। इसलिए हम इसका फंक्शन मानते हैं कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से T3 और T4 रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए सेक्सुअल फंक्शनिंग में भी सहायक साबित होता है। तो यहां पर हमने लिखा है ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग, तो इसमें याद रखें नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए हमारे T3 और T4 का नॉर्मल होना जरूरी है। क्लियर? तो यहां पर दिमाग में ये क्वरीज अब ना रखें कि सर रिप्रोडक्टिव फंक्शन में T3 और T4 क्या करता है, क्या स्पर्म बनाने में सहायक है या ओव्यूलेशन में सहायक है। तो ऐसा कोई भी डायरेक्ट लॉजिक अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। तो फिर फंक्शन है ऐसा क्यों माना? क्योंकि ये जरूर देखने को मिला कि हार्मोन अगर डिस्टर्ब होता है तो सेक्सुअल फंक्शन भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए इस निर्णय तक हम पहुंचे हैं कि हो सकता है कि हार्मोन का नॉर्मल रहना सेक्सुअल फंक्शन के लिए जरूरी हो सकता है। इसलिए हमने फंक्शन के अंतर्गत लिखा कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए सेक्सुअल फंक्शनिंग पर T3 T4 का प्रभाव बना रहता है। क्लियर? तो ये थे हमारे टोटल 12 फंक्शंस ऑफ द T3 एंड T4 हार्मोन। अब जो भी थायराइड ग्रंथि का रिमेनिंग पोर्शन बचा है, जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, डिसऑर्डर वाला पोर्शन, वो अगर आपको भली भांति समझना है कि बीमारी में कौन कौन से लक्षण आते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं, क्यों आते हैं, ये पूरा डिटेल में समझना है, तो आप इन 12 फंक्शंस को भली भांति याद कर लें। अगर आप इन 12 फंक्शंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको बीमारी के सारे लक्षण इजीली समझ में आ जाएंगे कि बीमारी के अंतर्गत ये लक्षण क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, वो आप भली भांति समझ सकते हैं। तो हमेशा एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारियां याद रखने का यही तरीका हो सकता है कि उस हार्मोन के फंक्शंस को अच्छी तरह याद कर लिया जाए। अगर फंक्शन याद हैं तो आप सिंपली ये रिजल्ट ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर नॉर्मल फंक्शन ये है तो हार्मोन ज्यादा होगा तो फंक्शन ज्यादा, हार्मोन कम होगा तो फंक्शन कम। तो इस आधार पर हम हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म को समझ पाएंगे। तो एक बार 12 फंक्शंस हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं, जो ध्यान से देखें, अगर याद नहीं भी रहे हो तो देख लें। फंक्शंस ऑफ T3 T4 में पहला BMR के ऊपर, दूसरा बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, तीसरा RBC फॉर्मेशन के ऊपर, चौथा इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की बात आए तो पहला प्रोटीन के ऊपर, दूसरा फैट के ऊपर और तीसरा कार्बोहाइड्रेट पर। प्रोटीन का सिंथेसिस, जिससे प्रोटीन बनेगा तो बॉडी बिल्डिंग टिश्यू ग्रोथ में काम आएगा। दूसरा फैट पर, फैट का ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा जिससे फैटी एसिड बन के एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज पर प्रभाव, तो यह खून में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। 3 प्रक्रियाओं के द्वारा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GIT को बढ़ाकर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया को बढ़ाकर और साथ ही साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाकर, इन माध्यमों से हमारा हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। फिर हमने आज की क्लास में डिस्कस किया था फंक्शंस ऑफ T3 T4 में 5वां फंक्शन इफेक्ट ऑन द CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। तो हार्ट का रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है जिससे पल्स में थोड़ी वृद्धि होती है और ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। छठा फंक्शन था इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पर प्रभाव क्या है कि यह शरीर की ऑक्सीजन डिमांड को देखते हुए रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ावा देता है। 7वां फंक्शन था GIT के ऊपर। GIT पर प्रभाव यह है कि T3 और T4 हार्मोन सभी GIT के मूवमेंट और GIT के सिक्रेशन को इंक्रीज करवाता है, तो खाना पचाने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। 8वां फंक्शन था सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव यह है कि बच्चों के अंदर अलग प्रभाव है और एडल्ट हमारे अंदर अलग प्रभाव है। बच्चों में क्या हुआ है, उनका ब्रेन अविकसित है, इमेच्योर है, तो यह ब्रेन को मैच्योर करवाना, ब्रेन का डेवलप करवाना, ये बच्चों के अंदर इसका इन्फ्लुएंस होता है। और जब उम्र बढ़ने के साथ ब्रेन पूरी तरह डेवलप करवा चुका होगा, उसके बाद में जीवन भर ब्रेन की अलर्टनेस, एक्टिवनेस और कंसंट्रेशन को बनाए रखने में भी हमारा T3 और T4 सहायक होता है। देन 9वां फंक्शन हमने पढ़ा बॉडी वेट के ऊपर, वजन के ऊपर। तो बॉडी वेट को ये हमारा हार्मोन कम करवाता है। कैसे कम करवाता है? यह फैट का ब्रेकडाउन करवाता है, जमा फैट को तोड़ तोड़ कर यूटिलाइज करवा देता है, जिससे वजन में कमी लाने के लिए जिम्मेदार होता है। देन हमने पढ़ा कि स्केलेटल मसल्स मींस उनके नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के लिए
ठीक से काम कर पाने के लिए भी हमारे T3 और T4 का होना जरूरी है। अगला हमने पढ़ा नींद पर प्रभाव, तो यह हार्मोन ब्रेन को अलर्ट और एक्टिव रखता है, जिससे यह नींद की संभावनाओं को कम करता है। और आखिरी फंक्शन हमने पढ़ा ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग, तो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए T3 और T4 का नॉर्मल रेंज में बना रहना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यहां हमारा अगला डिस्कशन का पॉइंट रहेगा दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड की बात करें तो अन्य ग्रंथियों की बात कही थी हमने, जैसे पिट्यूटरी में प्रत्येक एक एक हार्मोन को लेकर हमने बात कही थी। तो प्रत्येक हार्मोन में दो दो बीमारियां थी। दो दो कौन कौन सी? एक बीमारी तो ये थी कि या तो हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, और दूसरा ये था कि या तो हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो गई हो। मींस हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन वाली बीमारियां पड़ी थी। लेकिन हमारे इस केस में, इस थायराइड संबंधित बीमारी में तीन बीमारियां देखने को मिलती हैं। सबसे पहली बीमारी होती है दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। पहली बीमारी कौन सी होने वाली है? हाइपोथायरॉयडिज्म पहली बीमारी होती है। दूसरी बीमारी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। वैसे नाम से काफी कुछ जानकारी क्लियर हो रही होगी। एक हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म, और तीसरी बीमारी होती है दैट इज गोइटर। क्लियर? अब तीसरा एक अन्य नाम लिखा है, वो कहां से आया, क्या मतलब है, इसको समझें। हम एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, एक सामान्य अंतर यहां पर समझते हैं। वैसे आगे हम आने वाली क्लासेस में और अभी की क्लास में भी इन तीनों बीमारियों के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी पढ़ने वाले हैं कि बीमारियां क्यों होती हैं, इनमें क्या लक्षण मिलते हैं, इलाज क्या है, सब कुछ डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम एक बेसिक अंतर क्रिएट कर देते हैं कि तीनों बीमारियों में अंतर क्या क्या है। क्लियर? पहली बीमारी हमने लिखी है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कम और थायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड के हार्मोन। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर T3 और T4 की मात्रा नॉर्मल की तुलना में कम होने लग जाए तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। तो पहला तथ्य क्लियर करें, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब T3 और T4 का कम हो जाना। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब ज्यादा और थायरॉयडिज्म का मतलब थायराइड के हार्मोन। तो अगर किसी व्यक्ति में T3 और T4 की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने लग जाए तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। और तीसरा टाइप है हमारा गोइटर नाम की बीमारी है, और गोइटर का मतलब समझें। गोइटर बीमारी का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसका तात्पर्य समझे। हमारी इन तीन बीमारियों में से दो बीमारियां जो थी वह खून में घूमने वाले हार्मोन्स की मात्रा के आधार पर थी। ध्यान दें, थायराइड की बीमारियां पढ़ रहे हैं, थायराइड के हार्मोन T3 और T4 जो ब्लड सर्कुलेशन में मिलते हैं, हमने उनकी लेवल के हिसाब से दो बीमारियां लिखी कि अगर खून के अंदर T3 और T4 कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, और खून में T3 और T4 ज्यादा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। अब गोइटर जो है, इस बीमारी के अंतर्गत हम खून के अंदर T3 और T4 को नहीं देखते हैं। हम यहां गोइटर बीमारी की डेफिनेशन में लेवल ऑफ T3 और T4 का जिक्र नहीं करते हैं। गोइटर बीमारी के अंतर्गत हम थायराइड ग्रंथि की संरचना को देखते हैं। किसको देखने वाले हैं? हम थायराइड ग्लैंड की संरचना को देखने वाले हैं। अगर उस थायराइड ग्रंथि का डायामीटर जो है, अगर वो किसी कारणवश इंक्रीज हो जाए तो उसे हम गोइटर के नाम से जानते हैं। डायामीटर इंक्रीज कैसे? ध्यान दें, हम अगर एक नॉर्मल व्यक्ति हैं तो हमारे अंदर यहां जो गर्दन में नेक वाले रीजन में थायराइड ग्रंथि है उसका एक निश्चित डायामीटर होता है, जो कि हम एनाटॉमी वाली क्लास में पढ़ चुके हैं कि लोब्स का डायामीटर होता है 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, जबकि जो बीच में कनेक्टिंग बैंड जो इस्थमस वाला पार्ट है उसका डायामीटर होता है 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर।
अब अगर उसमें कोई ट्यूमर हो जाए या कोई भी अन्य कारण रहे हो जिससे उस थायराइड ग्रंथि में अगर सूजन आने लग जाए, उसकी साइज बढ़ने लग जाए, यहां गले में ऐसी सूजन दिखाई देने लग जाए, इस बीमारी को हम गोइटर के नाम से जानते हैं। तो थायराइड में सूजन आने वाली बीमारी में हार्मोन ज्यादा रहता होगा कि कम रहता होगा, इसमें दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं कि हो सकता है थायराइड ग्रंथि जब सूज गई हो तो हार्मोन ज्यादा भी हो सकता है, और हो सकता है थायराइड ग्रंथि में सूजन हो तो हार्मोन कम भी हो सकता है। कौन सी सिचुएशन में हार्मोन ज्यादा होगा, कौन सी सिचुएशन में कम होगा, ये डिटेल में हम जब गोइटर बीमारी को आगे पढ़ेंगे तब डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर केवल इतना समझें, अगर खून का सैंपल लें और उसमें T3 T4 कम मिले तो पहली बीमारी हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर खून का सैंपल लें उसमें T3 T4 ज्यादा मिले तो दूसरी बीमारी हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर गर्दन का असेसमेंट करें ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन, यहां पर हम खून की जांच की बात नहीं कर रहे हैं, तीसरी बीमारी के लिए अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करें या फिर सोनोग्राफी करवा के देखें और अगर हमें यहां पर थायराइड ग्रंथि में सूजन दिखाई दे, उसकी साइज नॉर्मल के तुलना में बड़ी दिखाई दे, तो उस बीमारी को हम गोइटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो तीनों बीमारियां हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करते हैं पहली बीमारी के बारे में, और हमारी पहली बीमारी का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहां हम डिस्कशन करते हैं पहली बीमारी के बारे में, और हमारी पहली बीमारी का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसके अंतर्गत T3 और T4 की मात्रा सर्कुलेशन के अंदर कम होने लगती है। उसके पीछे कई सारे जिम्मेदार कारण हो सकते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं कि ब्लड के अंदर T3 और T4 कम कैसे हो गया। हम पूरे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे। पहले बीमारी का सिंपल मतलब हमने लिख दिया कि हाइपोथायरॉयडिज्म से तात्पर्य है कि T3 और T4 का कम हो जाना। अब हम डिस्कशन करते हैं इसके अंदर इटियोलॉजी के बारे में कि कारण क्या रहे होंगे हाइपोथायरॉयडिज्म होने के, किसी व्यक्ति में T3 और T4 कम हो जाने के क्या कारण रहे होंगे। इटियोलॉजी में हम एक एक करके पहलू डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण तो हो सकता है कोई ट्रॉमा हो गया हो। क्लियर? ट्रॉमा मीन्स जो कि हम पहले भी डिस्कस किया था पिट्यूटरी के संदर्भ में भी। तो यहां पर भी ये समझें कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, यहां पर गर्दन में कोई चोट लगी है और यहां पर थायराइड ग्रंथि अगर क्षतिग्रस्त हो गई है, तो क्या ऐसी स्थिति में पर्याप्त हार्मोन का निर्माण हो पाएगा? तो नहीं हो पाने वाला है। तो अगर चोट लगने से अगर थायराइड ग्रंथि में नुकसान पहुंचा है तो ये एक संभावित कारण हो सकता है T3 और T4 के कम बन पाने का, हाइपोथायरॉयडिज्म होने का। अब बात करते हैं ट्रॉमा के बाद में दूसरा रीजन हो सकता है हाइपोफाइसेक्टमी। अब ध्यान दें कि हाइपोफाइसेक्टमी कैसे जिम्मेदार हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर T3 और T4 के कम होने का। पहले तो हाइपोफाइसेक्टमी शब्द का मतलब क्लियर करें। हाइपोफाइसेक्टमी का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्रंथि को काट के रिमूव कर देना, क्योंकि हाइपोफाइसिस सेरेब्राई तो नाम था हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि का, और एक्टमी शब्द का तात्पर्य होता है कट एंड रिमूव। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति में किसी कारणवश पिट्यूटरी ग्रंथि को अगर काट के निकाल दिया गया हो तो यह भी एक संभावित वजह होता है आपके T3 और T4 के कम होने का। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल दिया गया होगा तो उस व्यक्ति में TSH का प्रोडक्शन भी कम हो गया होगा। ध्यान दें, हमारे थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 बनने का आदेश, इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि से आने वाला TSH हार्मोन इंस्ट्रक्शन देता है। तो अगर TSH हार्मोन कम है क्योंकि पिट्यूटरी को निकाल दिया गया है, तो TSH का कम होना T3 और T4 की कमी में के लिए जिम्मेदार हो सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसका तीसरा संभावित कारण हो सकता है, दैट इज थायरॉइडेक्टमी। तीसरा कारण हो सकता है थायरॉइडेक्टमी। मीन्स अगर किसी कारणवश थायराइड ग्रंथि का ही ऑपरेशन करके निकाल दिया गया हो। मीन्स थायराइड में कोई छोटी मोटी गांठ हो गई थी, ट्यूमर हो गया था,
इस वजह से अगर थायराइड का ऑपरेशन करके थायराइड को ही निकाल दिया गया हो तब भी इस व्यक्ति के शरीर में T3 और T4 का लेवल में कमी होने की संभावना हो सकती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और संभावित कारण हो सकते हैं कि थायराइड के अंदर सप्रेसिंग प्रकार का ट्यूमर हो गया हो। कौन सा ट्यूमर हो गया हो? कोई सप्रेसिंग ट्यूमर हो गया हो तो ये भी हार्मोन में कमी ला सकता है। ट्यूमर के दोनों प्रकार हमने जिक्र किए थे, एक होता है स्टिमुलेटिंग ट्यूमर और दूसरा होता है सप्रेसिंग ट्यूमर। तो यहां पर हमने बात कही है सप्रेसिंग ट्यूमर की। सप्रेसिंग ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे T3 और T4 की मात्रा में कमी आ सकती है। तो यहां चौथा कारण हमने लिख दिया सप्रेसिंग ट्यूमर। इटियोलॉजी के अंदर पांचवा कारण हम पढ़ते हैं, दैट इज द रेडिएशन एक्सपोजर। पांचवा कारण हो सकता है रेडिएशन एक्सपोजर। मीन्स मान लेते हैं कि गर्दन में मान लिया लेरिंग्स के आसपास कहीं कैंसर हो गया है, मान लेते हैं कि लेरिंजियल कैंसर ही है लेरिंग्स में, जो कि यहाँ गर्दन में ही होता है। लेरिंग्स में कैंसर था, इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी दी है और वो रेडिएशन, वो विकिरणें अगर थायराइड ग्रंथि पर भी गिरती हैं तो थायराइड ग्रंथि के अंदर भी नुकसान हो सकता है, उसमें भी हानि पहुंच सकती है, जिससे थायराइड ठीक से काम नहीं कर पाएगी और हार्मोन की मात्रा में कमी देखने को मिल सकती है। क्लियर। तो इसलिए हमने लिख दिया रेडिएशन एक्सपोजर एक कारण हो सकता है। इसके बाद में छठा कारण हो सकता है दैट इज आयोडीन डेफिशिएंसी। अब ध्यान दें कि आयोडीन डेफिशिएंसी कैसे एक संभावित कारण हो सकता है। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हम पूरा सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 पूरा पढ़ चुके हैं कि T3 T4 के बनने के लिए कौन कौन से मटेरियल की आवश्यकता है, कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता है। तो हमने इसके अंतर्गत डिस्कस किया था कि T3 और T4 के बनने के लिए टायरोसिन और आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर। टायरोसिन और आयोडीन मिलता है तभी मोनो आयोडो टायरोसिन बनता है, फिर मोनो आयोडो में आयोडीन मिलता है तब डाई आयोडो टायरोसिन बनता है, डाई आयोडो टायरोसिन प्लस मोनो आयोडो टायरोसिन मिलता है तब जाके ट्राई आयोडो टायरोसिन मतलब T3 का निर्माण होता है। तो इसका मतलब T3 बनने के लिए कितने आयोडीन के मॉलिक्यूल चाहिए? जब हमारे शरीर में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे तब जाकर हम T3 के एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर पाएंगे, एक हार्मोन के मॉलिक्यूल का निर्माण कर पाएंगे। अगर हमारे शरीर में किसी कारणवश आयोडीन की कमी चल रही है, किसी कारणवश मतलब डाइटरी इनटेक में नहीं लिया गया है, हम जो भी खाद्य सामग्रियां खा रहे हैं उसमें अगर मान लिया जाए कि आयोडीन की कमी है, अगर उनमें आयोडीन की कमी है, शरीर को पर्याप्त ये आयोडीन नाम का मिनरल नहीं मिल पाया तो शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि थायराइड ग्रंथि तो बिल्कुल स्वस्थ है, मीन्स जो फैक्ट्री है, जो हार्मोन बनाने वाली कंपनी है जिसे हम थायराइड ग्रंथि यहां पर जिक्र कर रहे हैं, वो फैक्ट्री तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उस फैक्ट्री में कच्चा माल रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा, अगर किसी कपड़ा बनाने वाली कंपनी में कॉटन ही ना पहुंचे तो क्या वह कपड़े बना पाएंगे? तो आपका जवाब होगा कि कंपनी कितनी भी बढ़िया हो, जब उसे कॉटन ही सप्लाई नहीं होगा तो वो कॉटन का कपड़ा कैसे बना पाएगी? तो वैसी ही बात यहां पर होने वाली है कि अगर थायराइड ग्रंथि ठीक भी हो लेकिन थायराइड ग्रंथि के पास आयोडीन ही ना पहुंचे तो क्या वह T3 का निर्माण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा, जिससे डेफिशिएंसी ऑफ T3 एंड T4 मतलब हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावनाएं रह सकती है। तो एक तो हमने लिख दिया आयोडीन डेफिशिएंसी। अगला इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है दैट इज टायरोसिन डेफिशिएंसी। अगला कारण क्या हो सकता है? टायरोसिन डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं कि टायरोसिन डेफिशिएंसी कैसे संभव है। पहले तो ये समझना है कि टायरोसिन अपने आप में होता क्या है। तो टायरोसिन अपने आप में एक अमाइनो एसिड है। क्लियर, ये जानकारी क्लियर कर लें। टायरोसिन अपने आप में एक प्रकार का अमाइनो एसिड है। अगर इस अमाइनो एसिड की शरीर में कमी हो जाए तब भी T3 T4 हार्मोन का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या रॉ मटेरियल के तौर पर, क्या कच्चे माल के तौर पर T3 और T4 को बनाने के लिए टायरोसिन भी जरूरी था? तो आंसर होना चाहिए कि सर बिल्कुल जरूरी था। टायरोसिन और आयोडीन मिले थे तभी जाकर T3 T4 बनने की प्रक्रिया शुरू हो पाई थी। तो अगर किसी व्यक्ति में टायरोसिन की कमी है
तो ऐसी स्थिति में भी T3 और T4 का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा और उसके अंदर T3 और T4 की कमी रह सकती है। अब इसके पीछे में एक और थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि टायरोसिन की कमी कौन से व्यक्तियों में रह सकती है। जैसा हमने कहा था कि आयोडीन की कमी कौन से व्यक्तियों में रह सकती है, जिनकी खाद्य सामग्रियां ठीक ना हो, जिनके खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आयोडीन का सप्लाई ना हुआ हो, आयोडीन युक्त पदार्थ ना खाए गए हों, तो उसके शरीर में आयोडीन की कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के शरीर में टायरोसिन की कमी हो सकती है। तो ऐसी बीमारी का नाम होता है दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन सी बीमारी होने वाली है? फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की जो बीमारी होती है, इस बीमारी के अंतर्गत मरीज में टायरोसिन की कमी देखने को मिलती है। अब अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसे शॉर्ट में हम PKU के नाम से जानते हैं, तो ध्यान दें कहीं जगहों पर PKU भी लिखा हो सकता है और PKU का मतलब है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्लियर? अब बात करते हैं कि इस बीमारी में ऐसा क्या होता है उस व्यक्ति के शरीर में कि यहाँ पर टायरोसिन की कमी पड़ जाती है। तो उसके पीछे एक पाथवे समझें। हमारे शरीर में डाइटरी सोर्सेज के माध्यम से फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड प्राप्त होता है। कौन सा अमाइनो एसिड? फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड प्राप्त होता है। ये अमाइनो एसिड शरीर में मेटाबोलाइज होकर कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर। तो ध्यान दें, हमारा शरीर बाहर से टायरोसिन रिसीव नहीं करता है। हम डाइटरी सोर्सेज में डायरेक्टली टायरोसिन रिसीव नहीं करते हैं, हम डाइटरी सोर्स में फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड रिसीव करते हैं और शरीर जो है, हमारी बॉडी उस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करती है। कैसे कन्वर्ट करती है? तो हमारे पास में खून के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा होने वाला है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है और इस फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में फिनाइल एलेनिन जो है वह टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। क्लियर? अब यहां तथ्य को समझें। आप और हम, हमारे शरीर में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, कोई जन्मजात बीमारी नहीं है। हमारे शरीर में जब भी हम मिल्क का या कोई भी प्रोटीन सोर्स का सेवन करेंगे तो हमें फिनाइल एलेनिन नाम का अमाइनो एसिड प्राप्त होगा। हमारे शरीर में फिनाइल एलेनिन जाएगा तो हमारे शरीर में एक विशेष एंजाइम हम सब के अंदर होगा जिसे हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है यह उस फिनाइल एलेनिन को मेटाबोलाइज कर देगा। इसको किस में मेटाबोलाइज कर देगा? इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि टायरोसिन का निर्माण होगा। और ये टायरोसिन अब कहां इस्तेमाल होने वाला है? ये टायरोसिन अब T3 और T4 के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी क्या है वो समझें। क्लियर? हमने कहा था कि जिस व्यक्ति में फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की बीमारी होती है उसमें टायरोसिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंतर्गत व्यक्ति में जन्मजात तौर पर उसके शरीर के अंदर ऐसा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम होता ही नहीं है। क्लियर? ध्यान दें, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति के शरीर में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम ही नहीं है। अगर हमारे पास एंजाइम ही नहीं है तो क्या हम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ने लगेगी? शरीर में फिनाइल एलेनिन ही इकट्ठा होने लगेगा, वो कभी टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब इस बीमारी में अगर एंजाइम नहीं होगा तो फिनाइल एलेनिन की मात्रा तो बढ़ती जाएगी और टायरोसिन की मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि टायरोसिन बनेगा ही नहीं। इसी बीमारी को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया बोलते हैं और फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाने पर ऐसी टायरोसिन की कमी व्यक्ति में देखने को मिल सकती है। तो याद रखें, PKU बीमारी के बारे में एडिशनल जानकारी है थायराइड से हटके कि एक जन्मजात बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार के एंजाइम की कमी होती है और इस प्रकार शरीर में
फिनाइल एलेनिन के लेवल को डिटेक्ट करना कि लेवल नॉर्मल है या नहीं है, इसके लिए एक विशेष प्रकार का हम टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं जिसे हम गुथरी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दें, गुथरी टेस्ट किसके लिए करवाते हैं? तो जवाब होना चाहिए कि गुथरी टेस्ट जो होता है वह फिनाइल कीटोन्यूरिया नाम की बीमारी को पता लगाने के लिए करवाते हैं। एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, या फिर यह भी सवाल आ चुका है कि गुथरी टेस्ट जो होता है वो कौन सी बीमारी के लिए करवाते हैं। तो जवाब होना चाहिए फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस टेस्ट में पता क्या करते हैं? इस टेस्ट के अंदर फिनाइल एलेनिन के लेवल को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि लेवल कम है कि ज़्यादा है, वह कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये होता है गुथरी टेस्ट और ये बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये हो गया हमारा, हम क्या पढ़ रहे थे? ईटियोलॉजी पढ़ रहे थे। ईटियोलॉजी ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म हम एक एक करके डिस्कस करते आए हैं। पहला, या तो थायराइड में चोट लग गई है, दूसरा पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल दिया है तो टीएसएच नहीं आया, और टीएसएच नहीं आया तो T3 और T4 का निर्माण नहीं हो पाया। देन हमने पढ़ा कि थायरोइडेक्टमी करवा रखा है, किसी ने थायराइड ग्रंथि को ही काट के निकलवा रखा है तो उसके अंदर भी T3 और T4 की कमी आ सकती है। चौथा कारण हमने पढ़ा कि सप्रेसिंग ट्यूमर है, अगर ट्यूमर ने T3 और T4 के निर्माण को सप्रेस कर दिया है तब भी लेवल में कमी देखने को मिल सकती है। पांचवा कारण है रेडिएशन एक्सपोजर, मींस अगर विकिरणों के माध्यम से थायराइड में चोट नुकसान पहुंचा है तब भी हार्मोन में कमी आ सकती है। इसके अलावा छठा कारण है आयोडीन की कमी हो जाना। आयोडीन की कमी क्यों रह सकती है? क्योंकि व्यक्ति ने खाद्य सामग्रियों के अंदर आयोडीन देने वाले न्यूट्रिटिव सोर्सेस का इस्तेमाल कम किया है, तब उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है। सातवां, टायरोसिन डेफिशिएंसी वजह हो सकती है। टायरोसिन डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी में होती है? फिनाइल कीटोन्यूरिया में होती है। इसमें किसकी मात्रा बढ़ती है? फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होने लगता है। क्यों इकट्ठा होता है? क्योंकि वह इस एंजाइम की अनुपस्थिति में टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसलिए फिनाइल एलेनिन बढ़ता है और शरीर में टायरोसिन की कमी होने लगती है। क्लियर? अब एक और जानकारी ऐड कर लें, आयोडीन डेफिशिएंसी जो होती है वह कौन से व्यक्तियों में होती है? तो वह हिली एरियाज वाले व्यक्तियों में ज्यादा होती है। कौन से व्यक्तियों के अंदर? हिली एरियाज वाले व्यक्तियों में। यहां हिली एरियाज वाले व्यक्तियों से मतलब है कि जो व्यक्ति पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में आयोडीन की कमी की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ढलान वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर मिट्टी के अंदर, वहां जो खेत हैं, जहां की मिट्टी है उसके अंदर आयोडीन की कमी होती है, जिससे उस पहाड़ी इलाकों के अंदर जो भी खाद्य सामग्रियां उगाई जाएंगी, जो भी अनाज उगाया जाएगा, सब्जियां उगाई जाएंगी, उनके अंदर भी आयोडीन की कमी रहेगी, जिससे व्यक्ति जब वहां उगाए गए अनाजों को खाएगा, वहां उगाई गई सब्जियों को खाएगा, तो उससे आयोडीन की भरपूर सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिससे आयोडीन की कमी रह सकती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि कौन से व्यक्तियों में आयोडीन की कमी की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो जवाब होना चाहिए ऐसे व्यक्ति जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके अंदर आयोडीन की कमी होने की संभावना है। तो यहां ध्यान दें आयोडीन कमी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। ईटियोलॉजी में हम 7.7 कारणों तक डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगले कारण के बारे में। हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का 8वीं वजह होती है, दैट इज द हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। क्या वजह हो सकती है? हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस वजह हो सकती है आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के होने की। अब यहां हम समझेंगे कि हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस क्या होने वाला है। क्लियर? पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस किस बीमारी का ईटियोलॉजी है? तो यह हाइपोथायरॉयडिज्म का ईटियोलॉजी है। मतलब इस हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस वाले मरीज में अगर T3 और T4 की जांच करवाएंगे तो ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? तो यह कम मिलने की वजह होता है। इस पेशेंट के अंदर T3 और T4 का लेवल कम मिलता है। अब बात करते हैं कि बीमारी में होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि हार्मोन कम क्यों हो गया। सबसे पहले
हाशिमोटो जो नाम रखा है उसके बारे में तो क्लियर कर लें कि यह इस बीमारी के बारे में इन्वेंशन करने वाले, खोज करने वाले व्यक्ति के आधार पर लिखा है हाशिमोटो। जैसे आपने कई सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे जो कि उसके साइंटिस्ट के, जिसने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी, उसके नाम के आधार पर रखते हैं। तो यहाँ हाशिमोटो भी उस व्यक्ति के नाम के आधार पर लिखा गया है। क्लियर। दूसरा शब्द लिखा है हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस। क्लियर। यहां पर आइटिस का मतलब तो सभी जानते हैं, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन वो कहां पर हुआ है, तो वो इन्फ्लामेशन हुआ है आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर। तो इस हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस बीमारी में यह होने वाला है कि थायराइड ग्रंथि में सूजन आने वाली है। तो क्या सूजन आने से ही हार्मोन बंद हो जाएगा, हार्मोन कम हो जाएगा? तो इसके लिए हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि बीमारी में पूरी घटना क्या क्या हुई होगी। सबसे पहली जानकारी, द हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसी बीमारी होती है? यह एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी होती है। तो यहां ऑटो इम्यून का तात्पर्य क्लियर करें। ऑटो इम्यून बीमारी का मतलब है ऐसी बीमारियां जिसके अंतर्गत हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और हाइपर एक्टिव होकर खुद के शरीर की कोशिकाओं के खिलाफ ही एंटीबॉडी बना देता है और उन्हें नष्ट करने लगता है। उसे हम ऑटो इम्यून बीमारियां बोलते हैं। ध्यान दें, यह एक इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिविटी वाली बीमारी है। इम्यून सिस्टम अगर हमारा नॉर्मली काम करता है तो वह केवल फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाता है। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब कोई बाहरी वस्तु, कोई घातक वस्तु अगर शरीर में आती है, कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर में आते हैं, उन्हीं के खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन ऐसी बीमारी हो जाने पर, ऑटो इम्यून बीमारी हो जाने पर शरीर का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है और खुद की शरीर की कोशिकाएं, जो खुद हमारी कोशिकाएं हैं, उन्हीं के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है और उन्हीं को डैमेज करने लगता है। ऐसी बीमारियों को हम ऑटो इम्यून बीमारियां बोलते हैं। क्लियर। अब ऑटो इम्यून बीमारी के अंतर्गत क्या बनने वाला है? ऑटो इम्यून बीमारी के अंतर्गत शरीर में हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया है। यहां ऑटो इम्यून का मतलब समझ लें। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वह हाइपर एक्टिव हो चुका है और इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर उसने क्या किया है? उसने एंटीबॉडी बना लिए हैं। और एंटीबॉडी किसके खिलाफ बना लिए हैं? सेल्फ के खिलाफ, मतलब खुद के ही खिलाफ। अब खुद के शरीर में तो करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं हैं कि अलग अलग तरह की हैं, कि लीवर की कोशिकाएं अलग हैं, थायराइड की कोशिकाएं अलग हैं, पिट्यूटरी पढ़ा था तो पिट्यूटरी की कोशिकाएं भी अपने आप में अलग अलग हैं। तो ये जो ऑटो इम्यून बीमारी है, इसमें जो इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ है और जो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है वह खुद की कौन सी कोशिकाओं के खिलाफ हुआ है? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जो एंटीबॉडी बने हैं वह विशेष तौर पर स्पेसिफिक नेचर के होकर फॉलिकुलर सेल्स के खिलाफ बने हैं। कौन सी सेल के खिलाफ? फॉलिकुलर सेल के खिलाफ। आप एंटीबॉडी की एक खासियत हमेशा याद रखें, अगर शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो एंटीबॉडी की खासियत यह होती है कि ये हमेशा स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होने वाले हैं? एंटीबॉडी हमेशा स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। मतलब अगर एंटीबॉडी किसी एक कोशिका के खिलाफ बना है, किसी एक तरह की कोशिका के खिलाफ बना है, तो वो उन्हीं के ऊपर अटैक करेगा, बाकी शरीर की करोड़ों की संख्या की कोशिका में किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। क्लियर। तो यहां ध्यान दें, हमारी इस बीमारी में जो एंटीबॉडी बने हैं वो हमारे खुद के शरीर की कौन सी कोशिकाओं के खिलाफ बने हैं? वह फॉलिकुलर सेल के खिलाफ बने हैं। फॉलिकुलर सेल कहां होती हैं? तो ये तो आपको याद ही होगा कि फॉलिकुलर सेल थायराइड ग्रंथि के अंदर जो फॉलिकल्स बने होते हैं उसकी आंतरिक दीवार पर लगी कोशिकाओं को हम फॉलिकुलर सेल बोलने वाले हैं। फॉलिकुलर सेल करती क्या है? तो फॉलिकुलर सेल T3 और T4 का निर्माण करती है। क्लियर। अब यहां पर यह हुआ कि ये एंटीबॉडीज बन गए फॉलिकुलर सेल के खिलाफ। अगर एंटीबॉडी बने हैं तो क्या ये एंटीबॉडी इस फॉलिकुलर सेल पर अटैक करेंगे? तो बिल्कुल करने वाले हैं।
एंटीबॉडी की तो खासियत ही यही है कि जिसके खिलाफ बने हैं उसके ऊपर अटैक जरूर करते हैं। तो यहां पर आपकी फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर अटैक होगा और अटैक होने से शुरुआत में क्या दिखाई देगा? शुरुआत में दिखाई देगा इन्फ्लामेशन। यहां ध्यान दें, अगर शरीर की कोशिकाओं में किसी भी कोशिका पर शुरुआती अटैक होगा, अगर हमको हाथ पर ही चोट लग जाती है तो तुरंत कोशिका पहले मर जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है या पहले सूजन आएगी। तो शुरुआत में जैसे ही अटैक होगा तो शुरुआत में इन्फ्लामेशन दिखाई देगा। इन्फ्लामेशन किसमें? थायराइड के अंदर। तो इसी वजह से हमने नाम क्या रखा था? इसे हमने थायराइडाइटिस का नाम दिया था। लेकिन अगले तथ्य को समझें कि जैसे ही हमारे ये एंटीबॉडी फॉलिकुलर सेल के ऊपर पहली बार अटैक करेंगे तब तो इन्फ्लामेशन होगा, सूजन दिखाई देगी। लेकिन क्या वो एंटीबॉडीज एक बार अटैक करके वहां से हट जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। ये एंटीबॉडीज बार बार अटैक करते रहेंगे और बार बार अटैक करेंगे तो इन्फ्लामेशन तो शुरुआत में आएगा और लेटर स्टेज में जाकर इसके अंदर हमें नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलने वाला है? नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। मींस धीरे धीरे फॉलिकुलर सेल टूटने लग जाएंगी बार बार एंटीबॉडी के अटैक की वजह से। और अगर फॉलिकुलर सेल टूटने लग जाएंगी तो ऐसी स्थिति में T3 और T4 के निर्माण की दर में भी कमी आने वाली है, क्योंकि T3 और T4 का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो वो फॉलिकुलर सेल्स करती हैं। और फॉलिकुलर सेल पर ही अगर अटैक हो जाए और उनकी डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, उनकी संख्या कम होने लग जाए, तो T3 और T4 का प्रोडक्शन की दर भी धीरे धीरे कम होने वाली है और मरीज में हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो इस पूरी घटना को, इस पूरी बीमारी को हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस के नाम से जानते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। सिंपल ब्रीफली वे में वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। हाशिमोटो थायराइडाइटिस कैसी बीमारी है? ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारियों में क्या होता है? तो ऑटो इम्यून बीमारियों में इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो क्या बनाता है? तो वह एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाता है? तो एंटीबॉडी खुद के खिलाफ ही बनाता है। इस बीमारी में खुद के खिलाफ मतलब कौन सी कोशिका के खिलाफ बनी है? तो फॉलिकुलर सेल के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है। एंटीबॉडी अगर उसके खिलाफ बनी है तो उस पर क्या होगा? उस पर अटैक होने वाला है। अटैक होने से शुरुआत में क्या दिखाई देगा? तो शुरुआत में इन्फ्लामेशन दिखाई देगा और इन्फ्लामेशन के ऊपर बार बार दोबारा एंटीबॉडीज के अटैक होने से क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगा, जिससे फॉलिकुलर सेल की संख्या कम होने लगेगी, डिस्ट्रक्ट होने लगेगी, जिससे T3 और T4 की मात्रा में कमी आ सकती है। ये हो गए हमारे टोटल 8 ईटियोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के अंतर्गत पढ़े। तो मैं 8 कारण वापस से दिखा देता हूं, ध्यान से सुन लें। हाइपोथायरॉयडिज्म का पहला कारण था ट्रॉमा, दूसरा हाइपोफाइसेक्टमी, तीसरा थायरॉयडेक्टमी, चौथा सप्रेसिंग ट्यूमर, पांचवा रेडिएशन एक्सपोजर, छठा आयोडीन डेफिशिएंसी। ध्यान दें, आयोडीन डेफिशिएंसी कौन से व्यक्तियों में होता है? तो हिली एरियाज में रहने वाले व्यक्तियों में होता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों वाले में आयोडीन कम क्यों होता है? क्योंकि वहां की मिट्टी के अंदर आयोडीन कम होता है, तो वहां जो अनाज, जो सब्जियां उगाई जाएंगी उनके अंदर भी आयोडीन कम आएगा, जिससे शरीर में आयोडीन की कमी देखने को मिल सकती है। 7वां कारण हमने पढ़ा टायरोसिन डेफिशिएंसी। कौन सी बीमारी में टायरोसिन कम रह सकता है? तो वो PKU बीमारी में कम रहता है। और 8वां कारण हमने पढ़ा हाशिमोटो थायराइडाइटिस, जो कि एक प्रकार की ऑटो इम्यून बीमारी होती है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज की क्लास में डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू कर दिया है। डिसऑर्डर जो कि 3 प्रकार के थे, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और गोइटर। और आज की क्लास में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ना शुरू किया था और उसके इटियोलॉजी के अंतर्गत 8 पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाइपोथायरॉयडिज्म के प्रकार, कि हाइपोथायरॉयडिज्म कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इस बीमारी में दिखाई देने वाले लक्षण और उसके मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट का जिक्र करने वाले हैं। क्लियर? ओके, धन्यवाद।